आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी गीत वंदे मातरम को करार दिया हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और कौमी शऊर की अलामत। राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस पर किया हमला, कहा नेहरू जी से आज तक कांग्रेस क़यादत के खून में शामिल है वंदे मातरम की मुखालफत। खड़गे ने कौमी गीत गाने को बताया अपनी खुशकिस्मती। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस जारी। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने मुल्क के इंतखाबी अमल को बताया दुनिया में सबसे बेहतरीन इंतखाबी तरीक़ाकार, जबकि अपोजिशन के अराकीन ने शफाफ इंतखाबी अमल की जरूरत पर दिया जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट से की लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। एनडीए के अराकीन पार्लियामेंट ने मीटिंग में पीएम मोदी का किया खैर मकदम। हुकूमत ने इंडिगो बहरान पर सख्त मौक़िफ़ किया इख्तियार। शहरी हवाबाजी के वजीर केरा मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा मुसाफिरों की हिफाजत है तरजीह और हुकूमत बहरान से निपटने के लिए कर रही है हर मुमकिन इक़दामात। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज। शुभमन गिल और हार्दिक की होगी टीम में वापसी। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया T20 सीरीज में जीत के लिए है पुरअज़्म। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वंदे मातरम कौमी गीत की 150वीं सालगिरह के मौके पर राज्यसभा में खुसूसी बहस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के सकाफती विरसे और कौमी जज्बे पर उसके गहरे असरात को उजागर किया गया। अपने खिताब के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि यह ऐवान अपनी तामीर के बाद से कई तारीखी लम्हात का गवाह रहा है। यह सदन जब से बना तब से कई सारे ऐतिहासिक पल इस सदन ने जिए भी हैं और सदन की कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्र जीवन की स्मृति में वो समाहित भी हुए। मेरा मानना है कि ये जो आपका निर्णय है, सदन का निर्णय है कि वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करे। वजीर दाखिला ने कहा कि हमारे मुल्क के बच्चों और नौजवानों की आने वाली नस्लें हमारे अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के मुल्क की आज़ादी में अनमोल शिरकत को याद रखेंगी। हुब्बुल वतनी और कौमी सकाफत के तई गहरी लगन जो वंदे मातरम की रूह में शामिल है, आने वाले अजीम हिंदुस्तान की तामीर की बुनियाद है। हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा, आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम गान की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, ये सभी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हो। अमित शाह ने वंदे मातरम पर बहस से मुतालिक अपोजिशन के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर बहस आज भी जरूरी है और उस वक्त भी इस पर बहस होगी जब 2047 में एक अजीम हिंदुस्तान की तश्कील होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी।
क्योंकि ये अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन का ख्याल है कि बंगाल के इंतखाबात की वजह से वंदे मातरम पर बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ इंतखाबात या बंगाल तक ही महदूद नहीं है। वंदे मातरम की अहमियत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और ये अंदरूनी और बैरूनी मुल्क मुजाहिदीन आज़ादी और आज़ादी के तमाम हामियों में मकबूल हुआ है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वंदे मातरम पर दस्तावेजी फिल्में और नुमाइशें हर जिला और सेक्टर में मुनक्किद की गई हैं। इसके अलावा वंदे मातरम पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम दूरदर्शन, FM रेडियो और दीगर चैनलों पर भी नश्र किए जाएंगे ताकि वंदे मातरम की अहमियत और तारीख़ शनाख्त मुल्क भर के लोगों तक पहुँच सके। वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और FM चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। खड़गे ने कहा कि हम आज़ादी के बाद से वंदे मातरम गा रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर ऐवान में क्या हुआ, मैं बर्निंग ट्रेन में असिस्टेंट था तो RK स्टूडियो में सेट लगा हुआ था ट्रेन का। गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूँ। उन सेनानियों को भी नमन करता हूँ। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूँ। और पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल NDA पार्लिमानी पार्टी की आज सुबह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में PM मोदी को बिहार इंतखाबात में शानदार जीत के लिए मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान पार्लियामेंट की रहनुमाई की कि उन्हें अपनी अपनी रियासतों और खित्तों के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ हर शोबे में इस्लाहात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने उन पर जोर दिया कि वो लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि क़वायद व ज़वाबित अच्छे हैं लेकिन अवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क़वानीन का मकसद लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है। खेलों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस सिमत में मज़ीद तेज़ी से काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने सारे NDA सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ज़िंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। देश के आम लोगों के ज़िंदगी को
आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म। जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के दौरान इत्तेहादी लीडरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दिन हमारे राइटर शक्तिमान जी आए मेरे पास और हमारा बहुत उनसे चलता रहता था कि कथा सुनाओ तो एक थॉट उनके पास आया। वो थॉट आते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत को दिया। लोकसभा में वक्फाई सवालात की कार्रवाई अच्छी तरह से जारी है। जरूरी कागजात मेज पर रखे जाने के बाद लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस शुरू गया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस का आगाज किया। इस बहस के दौरान मनीष तिवारी ने SIR, EVM और इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ मुतादिद अहम उमूर पर बात की। आज लोकसभा में SIR पर बहस हो रही है। माही परवरी, मवेशियों और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ऐवान में हिंदुस्तानी जमहूरियत को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इंतखाबी अमल दुनिया में बेहतरीन है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुल्क की अपोजिशन मजबूत हो। हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितना अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई न कोई सुधार की गुंजाइश होती है। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। इंतखाबी इस्लाहात पर लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी MP डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ये मुल्क हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का सबका है, लेकिन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का नहीं है। SIR के निफाज के बाद भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी और रोहिंग्या शहरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस का जवाब देंगे। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है और इसलिए हम SIR के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। और अब बात इंडिगो के बहरान की। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इंडिगो की परवाज़ों को 5% तक कम करने का फैसला किया है, खासतौर पर ज़्यादा मांग वाले रास्तों पर। इंडिगो से कहा गया है कि वो कल शाम 5 बजे तक DGCA को नज़रसानी शुदा शेड्यूल पेश करे। 8 दिसंबर को जारी DGCA के एक नोटिस में इंडिगो को नवंबर के लिए 64,000 से ज़्यादा परवाज़ों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन एयरलाइन ने 59,400 से ज़्यादा परवाज़ें चलाईं, जिनमें 951 मनसूख की गईं। DGCA ने कहा कि इंडिगो को अपने शेड्यूल में पिछले सीजन के मुकाबले में 6% इजाफा करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन एयरलाइन तैयारों की मतलूबा तादाद में तैनात करने में नाकाम रही। अक्टूबर में सिर्फ 339 और नवंबर में 344 जेट तैयारे चलाए गए, जो कि मंजूर शुदा 403 से काफ़ी कम है। ये बात काबिले गौर है कि एयरलाइन कई दिनों से रुकावटों का सामना कर रही है। ये नोटिस हफ्तों की रुकावटों के दरमियान आया है। परवाज़ें मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। DGCA के फैसले से उनके लिए कुछ राहत की उम्मीद पैदा हुई है। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken.
और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में फनकारों को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए कौमी दस्तकारी अवार्ड 2023-24 से नवाजा। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दस्तकारी हमारी रिवायत से जुड़ी हुई है और ये अवार्ड्स मुल्क के रिवायती फन को फरोग देंगे। इस तकरीब में टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और टेक्सटाइल और उमूर खारजा की वजीर मुमलिकत बबित्रा मार्गेटा भी मौजूद थीं। हस्तशिल्पी को प्राय परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। सदर जमहूरिया ने आज दिल्ली में दस्तकारी के शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शिल्प गुरु और नुमाया कारीगरों को कौमी एजाज़ात से नवाजा। हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना ने 2023 और 2024 की बावकार हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स हासिल करने वालों से खुसूसी बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हस्तशिल्प पुरस्कार से 2023 और 2024 के लिए कलाकारों को सम्मानित किया। ओडिशा के सुधीर कुमार महाराणा जी को भी सम्मानित किया। कैसा लगा सर आज? वो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। आज इतना खुश हो रहा है, इतना दिन काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आगे बढ़ने के लिए। वो शिल्पी गुरु के पुरस्कार में मेरे को सम्मानित किया है। जो ये हमारी कला है ये 400 साल पुरानी है, उसी के लिए हमको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ से बहुत अच्छा है। ये टेक्सटाइल का है, ये ट्रेडिशनल का ड्रेस है जो बोला है ना मेरिजिम अवार्ड। अच्छा, हैप्पी, खुशी है। ये तो केरल में टेराकोटा का ये पहले का अवार्ड है, नेशनल अवार्ड पहले मिला है। ये हमारी जो कला है ये 4000 साल पुरानी कला जो है कि बनाते चले आ रहे, जो पूर्वजों से जो सीखा था उसको नए युग में कैसे बना के और अपने बाजार उपलब्ध कराएं, खुद तो करें, साथ में और लोगों को कैसा प्रोत्साहन करें और कैसे बढ़ाएं। जो बैतूल जिले की जो विलुप्त कलाएं हैं सभी लोगों को सहयोग से और बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। तो मेरा तो जीवन सफल होगा। यहाँ पहुँचने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं और उसके बाद में भी इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि पूर्वजों की बची हुई कला के माध्यम से एक राष्ट्रपति महोदय के तक पहुँचने का मिला, जो कि एक बहुत छोटा सा गाँव है, 700 परिवार के लोग रहते हैं और उस जगह से मैं आया हूँ। मेरी आर्ट है मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी मीन्स जो 350 इयर्स ओल्ड आर्ट है और उस पर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है यंगेस्ट एज में। दिल्ली आकर मेरे को बहुत खुशी है और राष्ट्रपति से उनके हाथों से अवार्ड मिला, मेरे को बहुत ही आनंद हुआ उससे। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये हस्तशिल्पी काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश में बच्चों की ग़िज़ाइयत पर एक वर्कशॉप में कहा कि रियासत में लाखों बच्चे 5वीं जमात तक पहुंचने तक एक सेब भी नहीं खा सकते। मरकजी वजीर तालीम ने समाज, अवामी नुमाइंदों और इंतज़ामिया से ग़िज़ाइयत को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की। उन्होंने सरकारी तक़रीबात में फूलों के गुलदस्ते के बजाय फलों की टोकरियां तकसीम करने की अपील की है। तालीम के बारे में बात करना और ग़िज़ाइयत पीछे रह जाए ये नामुमकिन है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में कौमी तालीमी पॉलिसी पर एक प्रोग्राम में कहा, जो हकीकत और इंतबाह दोनों के तौर पर महसूस किया गया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 5वीं जमात तक एक सेब भी नहीं देखा। बहुत से बच्चों को दूध का गिलास भी नहीं मिलता है। आज मैंने एक सार्वजनिक रूप में शिक्षा परिवार को निवेदन किया, ये जो सरकारी कार्यक्रम में गुलदस्ता दिया जाता है फूलों की, उसको उसकी बदले अगर फूल की बदले फलों की टोकरी दिया जाए, उतने ही पैसे में राज्य में एक जन आंदोलन होगी, देश में जन आंदोलन होगी, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में
बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश की बच्चों की पोषण के बारे में ध्यान दिया है। हम सब मिलकर इसको सफल बनाएं। तकरीब में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूल के बच्चों को हफ्ते में एक बार इंजीर, काजू और बेसन के लड्डू खिलाए जाएं। उन्होंने कहा कि ये ग़िज़ाइयत का असर अगले अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत को पैदा कर सकता है। ये सिर्फ एक तजवीज़ नहीं है बल्कि एक मॉडल है जिसमें अवामी नुमाइंदे, समाजी कारकुनान और आम शहरी शामिल हों। कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। मध्य प्रदेश के कई अजला में बच्चों की ग़िज़ाइयत की सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। दोपहर के खाने और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बावजूद फल और खुश्क मेवाजात जैसी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं बच्चों तक बाकायदगी से नहीं पहुंच रही हैं। ये वो मसला है जिसे वज़ीर तालीम ने बराह रास्त दूर किया है और माशरे से इसे ख़त्म करने की अपील की है। नया नवाचार मध्य प्रदेश से प्रारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब भोपाल आए तो उनका स्वाभाविक रूप से गुलदस्तों से स्वागत किया गया। तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि गुलदस्ता 500 रुपए का खरीद कर स्वागत किया जाता है जिसकी आयु बहुत छोटी रहती है। यदि इसका एक नवाचार किया जाए और इसके स्थान पर फल दिए जाएं तो वो किसी के खाने में काम आ सकते हैं। हकीकी तालीम उसूलों से नहीं बल्कि इंसानियत और परवरिश से शुरू होती है। मरकजी वज़ीर तालीम की ये पहल अपने आप में एक सवाल है। क्या हम अपने आसपास के बच्चों को हफ्ते में एक बार फल फराहम कर सकते हैं? ये छोटी सी पहल कल के बड़े टैलेंट की बुनियाद बन सकती है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी यही है कि हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे की थाली में पौष्टिक आहार हो, वो स्वस्थ हो। ऐसे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी अपील है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की खबरों की। काशी तमिल संगमम के चौथे ग्रुप का काशी विश्वनाथ धाम में रिवायती और शानदार इस्तकबाल किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने फूलों की बारिश और ढोल बजाकर अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया। इस दौरान तमिलनाडु के मेहमानों ने हर हर महादेव और वणक्कम काशी के नारों के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों पर गुलहाई अकीदत नजर किए। इस्तकबाल के बाद मेहमानों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया, धाम की तारीख, फन तामीर और नई सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। दौरे के बाद मंदिर के ज़ेर इंतज़ाम मेहमानों के लिए खुसूसी लंच का एहतमाम किया गया था। वहीं इस तकरीब ने काशी और तमिल रिवायत के दरमियान सकाफती रिश्तों को मज़ीद मजबूत कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की खबर। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज कटक के बारावती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है और वो T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। काबिल जिक्र है कि जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से टेस्ट सीरीज भी जीत ली थी। पहला T20 आज शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 6:30 बजे होगा। और
भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए साबिक आलमी चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जनूबी अफ्रीका में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के राउंड रॉबिन मरहले में शिकस्त दी। 7 राउंड के बाद अर्जुन एरिगेसी ने 4.5 पॉइंट्स हासिल किए और फहरिस्त में तीसरा मुकाम हासिल किया। नॉकआउट मरहले में अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला अब जर्मनी के विंसेंट कैमर से होगा, जबकि कार्लसन का मुकाबला फेबियानो कैरुआना से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।